औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर 8 में आपका बेइंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले दो डेफिनेशन जो हैं वो समझ लें। एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो सब्सटेंसेस, वो हमारे पास सब्सटेंसेस जो करंट पास करते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो करंट पास करते हैं, जिनसे करंट फ्लो हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं। और वो सब्सटेंसेस, वो सॉल्यूशंस जिनसे करंट पास नहीं होता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन बता के मैं आपको आगे चल रहा हूँ फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के ऊपर। तो आइए देखिए, सबसे पहले फैराडेज लॉ किस तरह है। ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक बीकर हो गया। इससे ज़्यादा अच्छा बीकर बना के दिखाते हैं आपको, सही है। ये हमारे पास एक बीकर हो गया, ठीक है। तो इस बीकर के अंदर कोई हमने इसमें सॉल्यूशन भर लिया। कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिससे करंट पास होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने दो टर्मिनल लगाए। एक टर्मिनल हमारे पास इस तरह आ गया और एक टर्मिनल हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है भाई। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। दोनों, हाँ जाहिर है, दो वायर होते हैं ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ फैराडेज जो है फर्स्ट लॉ क्या है। जब हम इससे करंट पास करेंगे तो करंट यहाँ से पास होगा, इसके अंदर करंट आएगा। जब करंट आएगा तो जाहिर है ये हीटअप होगा। जब करंट आएगा तो ये हीटअप होगा और इसमें से इसके, ये जिस चीज़ का भी है, सपोज कर ले ये गोल्ड है और ये आयरन है, तो इस गोल्ड के, ये गोल्ड है और ये आयरन है, तो इसके पार्टिकल्स निकलना शुरू होंगे और इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। क्या पास करेंगे? करंट को एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। करंट एम्पियर, करंट पास होगा। जब एम्पियर यहाँ से एम्पियर ए करंट पास होगा तो करंट इसके अंदर आएगा और इसके पार्टिकल्स, इसके सब्सटेंसेस इसके ऊपर डिपॉजिट और लिबरेटेड, लिबरेट कहते हैं चिपकने को, इसमें से निकल के इस पर चिपकना शुरू हो जाएंगे, यानी लिबरेशन होगी। या डिपॉजिट कहते हैं जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा मैं करंट पास करूँगा इससे, जितने ज़्यादा टाइम में, जितने ज़्यादा टाइम तक जितना ज़्यादा करंट पास में करूँगा, क्या उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा या नहीं होगा? ज़्यादा होगा ना। और अगर मैं कम करंट पास करूँगा तो कम डिपॉजिट होगा, ज़्यादा पास करूँगा तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फैराडेज लॉ हमारे पास स्टेटमेंट इसका ये है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड है, यानी जो हमने करंट पास किया है तो जो यहाँ पर डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा, ये जो है ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम। तो अमाउंट ऑफ करंट और टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिपॉजिट और लिबरेटेड होगा। इसको हम लिखते इस तरह हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट और टाइम, ठीक है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट एंड टाइम। इसको रीड हम इस तरह करेंगे, ये जो W है ये इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ से वेट निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कितना अमाउंट चिपक रहा है आकर, ये क्या है? W। अब मैंने कहा कि जितना ज़्यादा करंट और टाइम पास होगा उतना ज़्यादा W होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। यानी आप इसको ऐसे समझें कि मैं जो ये वर्ड कह रहा हूँ इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कौन से वर्ड को? कि जितने ज़्यादा टाइम में, T टाइम, जितने ज़्यादा टाइम में
करंट पास होगा उतना ही ज़्यादा वेट जो है डिपॉजिट होगा। ठीक है, ज़्यादा वेट डिपॉजिट उस वक्त होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में करंट पास होगा। या ऐसे पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में जितना करंट पास होगा उतना वेट डिपॉजिट होगा। कैसे कि जब मैं जितना ज़्यादा टाइम में यहाँ से करंट पास करूँगा तो जाहिर है इसके पार्टिकल निकलेंगे। आपको करंट लगाऊँ तो आपके भी इसके ऊपर करंट लगाएंगे, इसके पार्टिकल निकलेंगे। जब इसके पार्टिकल निकलेंगे तो इस पर डिपॉजिट होंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमेशा याद रखिए जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इज इक्वल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है। इज इक्वल्स टू आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये इज इक्वल्स टू आ गया और कांस्टेंट यहाँ पर आएगा z। a और t पहले से लिखा हुआ है, a और t बराबर में आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रट्टा लगा लें, इज इक्वल्स टू आता है सबसे पहले। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी क्या आता है? नहीं, वो कांस्टेंट के था। न्यूटन, जब हमने न्यूटन लॉ पढ़ा था उसमें कांस्टेंट के आया था। अब ये न्यूटन लॉ तो नहीं है ना, ये तो फैराडेज लॉ है। तो हर जगह जो है वो जो कांस्टेंट आएगा वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं ऑनलाइन ये बात बोल रहा हूँ कि नॉर्मली आपकी क्लास के अंदर जो है वो नहीं समझाई जा सकती बात कि कहाँ पे क्या जो कांस्टेंट है वो कौन सा क्यों आता है। ठीक है ना। अब न्यूटन सेकंड लॉ जो आपका उसमें मौजूद है फिजिक्स के अंदर, मैं आपसे सवाल पूछ लूँ भाई के क्यों आया, क्या है भाई के क्यों आया? तो बस के कांस्टेंट है। बस यहाँ पर कांस्टेंट z आएगा और z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। सो दिस स्टेटमेंट कि W इज इक्वल टू ZAT, दिस इज कॉल्ड फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सेकंड लॉ जो है वो भी बिल्कुल जो है ज़रा सिंपल है, वो भी आसान है। फेराडेज सेकंड लॉ। अब अगर हम सेकंड लॉ को डिस्कस करें तो वो भी ज़रा आसान है और उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा हमने जो है वो बीकर्स अटैच किए हैं। ये हमने ये एक बीकर बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ये तीसरा बना लिया। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये 3 बीकर हो गए। अब हमारे पास फेराडेज सेकंड लॉ। अब इसके अंदर भी हमने इलेक्ट्रोड बना दिया। कैथोड और एनोड भी तो दोनों इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होता है एनोड होता है, पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव कैथोड होता है। ठीक है। अच्छा भाई, इसके देखो ये तीनों एक साथ है ना, देखें सर्किट कैसे बनेगा। अनस बेटा डायग्राम देख लें कैसे बनेगी। 3 आपने बीकर ले लिए, तीनों में इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक प्लस एक माइनस। ये दोनों बराबर, तीनों बराबर में रखे हुए हैं ना। इसको यहाँ से अटैच किया, इसको यहाँ से अटैच किया। उसके बाद जो है यहाँ पर बना दी बैटरी, ऊपर बना दे नीचे बना दे, बुक ने नीचे बनाई है, कहीं भी बना दे एक ही बात है। ये हमने बनाई बैटरी, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। तो अब ये एक वायर यहाँ से निकलेगा, एक वायर यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब जब करंट पास होगा यहाँ से तो पहले करंट इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, करंट पास होके इसमें आएगा, फिर इसमें से यहाँ आएगा, फिर इससे यहाँ शिफ्ट होगा, फिर इसमें से यहाँ आएगा, फिर इससे यहाँ शिफ्ट होगा और इस तरह सर्किट मुकम्मल हो गया। ये डायग्राम हो गया। अब हमारे पास सेकंड लॉ क्या है? द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें अलग सब्सटेंस है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तीनों जो है सॉल्यूशन अलग अलग हैं। द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिट लिबरेटेड when the same quantity of current passes through the different electrolysis connected in the series। ये सीरीज में कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, ये सीरीज कहलाता है। connected in the series are proportional to the their equivalent masses। मतलब ये है कि जब हम इससे करंट पास करेंगे तो इसमें से इससे यहाँ पर डिपॉजिट होगा, इससे यहाँ पर डिपॉजिट होगा, इससे यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो ये
तीनों से जब करंट पास किया जाएगा तो सीरीज में जो कनेक्शन होता है, तो जितनी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक डिपॉजिट होगी उतनी ही क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक होगी और उतनी ही क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि तीनों में से करंट जो है वो सेम पास हो रहा है। समझ आई बात? फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने सिंगल जिक्र किया, मास डिपॉजिट लिबरेटेड होता है, चिपकता है जाकर यहाँ से यहाँ पे। तो जब ये कह रहा है कि 3 अलग अलग बीकर या सीरीज में एक से ज़्यादा बीकर आपने जोड़े हुए होंगे, तो जो डिपॉजिट और लिबरेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे, तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, तो ये तीनों का वेट सेम होगा डिपॉजिट होने का। सो दिस इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूशन भरे हुए तीनों में, कोई ना कोई से भी ऐसे सॉल्यूशन भरे हुए हैं जिससे करंट पास हो जाता है। ठीक है, जैसे बुक ने लिखा है यहाँ पर AgNO3 है, CuSO4 है और AlNO3। हाँ बोले क्या पूछना है, बोले पूछे सवाल क्या पूछना है। पहले वाले लॉ में हमने सिर्फ ये बताया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होता है, कितना चिपकता है, लिबरेट होता है, और करंट और टाइम जितना पास करेंगे उतने में होता है। वो एक बीकर का तस्करा हमने किया, जिक्र किया। फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस हैं, तो उसमें हम ये कहेंगे कि तीनों से सेम करंट पास हो रहा है। क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है, लिहाजा जितना डिपॉजिट ये होगा उतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा, तीनों इक्विवेलेंट होंगे। इसमें वर्ड इक्विवेलेंट मासेस डिपॉजिट का तस्करा है। ठीक है ना, समझ आई बात? सर इस बीकर में तो AgNO3, उसमें CuSO4। नहीं, सब्सटेंस अलग हैं। सपोज करें ये आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। ठीक है, ये जो है गोल्ड है, ये आपके पास सिल्वर है मतलब चांदी, और ये आपके पास निकिल है। निकिल ग्रीन होता है, गोल्ड जो है वो येलो सा होता है, सिल्वर जो है वाइट टाइप होता है। ठीक है ना, ग्रे टाइप होता है, वाइट ग्रे और वाइट। अब ये कह रहा है कि जब यहाँ से करंट पास होगा, ये यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अगर 20 पार्टिकल गोल्ड के निकल के यहाँ पर आएंगे तो 20 ही सिल्वर के यहाँ चिपकेंगे आके और 20 ही निकिल के यहाँ पर लिबरेट होंगे। अगर यहाँ से आधा ये लोहा जो है गोल्ड बन जाता है तो ये भी आधा सिल्वर बना हुआ होगा और ये भी आधा निकिल बना हुआ होगा। सही है, अपने अपने कमरे में अलग अलग काम, अपने अपने घर का अलग अलग। तो ये जितना डिपॉजिट करंट यहाँ से होगा, ये गोल्ड के डिपॉजिट जितने होंगे उतने ही यहाँ से सिल्वर के होंगे, उतने ही निकिल के होंगे। इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी डायग्राम है। बगैर डायग्राम के जो है वो कोई भी सवाल नहीं करते, ना केमिस्ट्री में ना फिजिक्स में। जिस चीज़ की डायग्राम बुक ने बनाकर आपको दी है, जिस चीज़ की डायग्राम बुक ने आपको बना के दी है वो बनानी है। ठीक है।